नमस्कार, विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति। गुस्सा, भीड़ और अंजाम, जब ये तीन लफ्ज आपस में जुड़ते हैं तो कुछ अनहोनी ही अक्सर सामने आती है। आरोपों के मुताबिक बेंगलुरु की वारदात का मजमून कुछ यही है। नाराज भीड़ पर इल्जाम है कि उसने न केवल एक विदेशी युवती के साथ मारपीट की, बल्कि उसके साथ बदसलूकी भी की। घटना की जांच में जुटी पुलिस बदलते बयानों के जाल को सुलझाने की कोशिश कर रही है। आज विशेष में हम बेंगलुरु की इस घटना की पूरी तफ्तीश करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास पेशकश, कैसा रवैया। भारत सरकार का कहना है कि बेंगलुरु में तंजानिया की लड़की के साथ बदसलूकी की घटना नस्लीय वारदात नहीं है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक ये वारदात एक दुर्घटना की प्रतिक्रिया के रूप में हुई। शुक्रवार को विदेश मंत्रालय की एक टीम के साथ तंजानिया के उच्चायुक्त ने बेंगलुरु का दौरा किया। उन्होंने कहा कि नस्लवाद पर चर्चा के बजाय हमें तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। इस बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कर्नाटक के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस भेजा है। बेंगलुरु में तंजानिया की लड़की के साथ हुई बदसलूकी की वारदात के बाद शुक्रवार को विदेश मंत्रालय की टीम ने तंजानिया के उच्चायुक्त के साथ बेंगलुरु का दौरा किया। तंजानिया के उच्चायुक्त ने कर्नाटक में गृह मंत्री से मुलाकात की। उन्होंने अब तक की जांच पर संतोष जताया। तंजानिया के उच्चायुक्त ने कहा कि नस्लवाद पर चर्चा के बजाय हमें तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। हालांकि उन्होंने पहले इसे नस्लीय घटना बताया था। We went into the facts of the situation. We discussed the facts, and they are very clear. And we are very much impressed by the action already being taken by the government. इससे पहले भारत सरकार ने तंजानिया की लड़की से बदसलूकी की घटना को नस्लीय वारदात मानने से इनकार किया था। कर्नाटक सरकार ने इस मामले पर विदेश मंत्रालय को रिपोर्ट भेज दी है। इसके बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने गुरुवार को मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की। I mean, as far as we are concerned, we have condemned this incident. We have, done all that we could to reassure the African students in Bengaluru that their safety, security is our primary concern. उधर कर्नाटक सरकार इसे रोड रेस की घटना बताते हुए नस्लीय वारदात मानने से इनकार कर रही है। Definitely not a racial attack. This is just a response to an accident caused by the Sudanese student. I don't think Bangalore has that kind of a mindset. I don't think Bangaloreans has got that kind of a mindset. केंद्रीय गृह मंत्रालय भी मामले पर चिंता जता चुका है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने इसे गंभीर मामला बताया और कहा कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। सरकार इस चीज को गंभीरता से लेना चाहिए कि किसी को रंग भेदभाव ये जो है इसको बिल्कुल होने नहीं देना चाहिए। हिंदुस्तान में ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मामले के तूल पकड़ने के बाद से कर्नाटक पुलिस ने जांच तेज कर दी है। एडिशनल कमिश्नर की अगुवाई में एक टीम घटना की जांच कर रही है। शुक्रवार तक इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका था। पुलिस ने 2 सिपाहियों को भी बर्खास्त किया है। अमिताभ दुबे, राज्यसभा टीवी। बेंगलुरु की घटना अब एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। सवाल वारदात के पीछे की वजहों पर तो है ही, इल्जामों की सच्चाई पर भी है। आइए देखते हैं कि 31 जनवरी की रात आखिर हुआ क्या था। रविवार की देर शाम एक कार ने इस इलाके में एक महिला को टक्कर मार दी। महिला की मौत से नाराज लोगों का गुस्सा कार में सवार सूडान के 4 छात्रों पर फूटा। हालांकि बात ज्यादा बढ़ती इससे पहले ही पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया। आरोपियों को भीड़ से छुड़ा लिया गया, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। लोगों ने कार में आग लगा दी। इसी दौरान दूसरी कार में अफ्रीकी मूल के कुछ विदेशी मौके पर पहुंचे। नाराज लोगों ने उन्हें निशाना बना लिया। खबरों के मुताबिक कार में 2 युवती और 2 युवक सवार थे। उसमें से एक युवती ने भीड़ पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया। उसने शिकायत की कि उसके साथ न केवल मारपीट की गई बल्कि कपड़े तक फाड़ दिए गए।
The mob stood in front of the car, so he couldn't run away. So they decided to stop and get out of the car. So the boys, they're a little bit stronger and old. So the girl, she was overpowered by the mob, and they stripped her naked, and she tried to enter an MTC bus. The passengers pushed her outside the bus. She tried to enter an auto rickshaw. The auto rickshaw refused to take her, and she was running up and down when she's actually have no clothes on herself. बेंगलुरु पुलिस ने पहले तो मारपीट की शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन बुधवार देर शाम पीड़ित युवती ने बदसलूकी का आरोप लगाया। आरोप लगाने वाली युवती अफ्रीकी देश तंजानिया की नागरिक है। पुलिस घटना के साथ साथ बदलते बयानों की भी जांच कर रही है। Now, initial inquiry, as I said, there is still a lot of confusion in the sense that the lady said in her statement there were 4 people in the car, but we talked to the other friends who were there in the car. They say there are 5. So we are trying to verify how much is there. And there was presence, as she stated in her statement, presence of the policemen were found there, and out of them 2 fellows have been already suspended, and the further inquiry is going on. पुलिस के मुताबिक जिस सूडानी छात्र ने महिला को रौंदा था वो नशे में धुत था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। उधर कार जलाने के मामले में भीड़ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तंजानिया की लड़की से बदसलूकी के मामले की सभी राजनीतिक दलों ने एक सुर में निंदा की है, लेकिन राज्य और केंद्र में अलग अलग पार्टियों की सरकार होने के चलते आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी जारी है। बीजेपी राज्य की कांग्रेस सरकार की आलोचना में जुटी है। ये जली कार अब निशानी रह गई है उस घटना की जिसको लेकर पूरे देश में गुस्सा है। तंजानिया की लड़की से बदसलूकी के बाद राजनीतिक गलियारे में गहमा गहमी बढ़ गई। बीजेपी ने घटना के बाद कर्नाटक के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। पार्टी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम रही है। खासकर कर्नाटक के गृह मंत्री जे परमेश्वर के रवैये पर बीजेपी ने कई सवाल उठाए। बीजेपी का कहना है कि गृह मंत्री इस मामले में संजीदगी नहीं बरत रहे। The law and order is a state subject. It is the responsibility of the state government to see that such things should not happen. We have seen since last 2 years, there are several complaints of this nature has been brought before the state police, and the state police have not acted on the complaints that they have received. पूरी तरह से इससे भारत की बदनामी हुई है। कर्नाटक की सरकार कानून का राज स्थापित करने में वहां नाकाम है। जहां कर्नाटक में अपराध बढ़ा है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, और कर्नाटक के अंदर जहां तक विदेशी लोग हैं उनकी भी सुरक्षा करने में नाकाम रही है वहां की सरकार। और जिस तरह की भाषा वहां के गृह मंत्री ने बोली है, क्या सोनिया जी, राहुल जी उसका संज्ञान लेंगे? दूसरी तरफ कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी और घटना की तीखी निंदा की। पार्टी का कहना है कि ऐसी घटनाओं पर राजनीति से बचना चाहिए। कांग्रेस ने घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। Issue, I spoke to General Secretary and I mentioned to General Secretary to look into this matter, speak to the Chief Minister, and I've made it very clear to both of them that strict action needs to be taken and it will be taken. इस तरह की जो मॉब फ्यूरी और मॉब वायलेंस है उस पर तो नियंत्रण पाना आसान नहीं है, लेकिन जिन्होंने भी ऐसा किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और पुलिस ने अगर एफआईआर लिखने में देरी की है या कार्रवाई करने में देरी की है तो उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। सीपीएम, जेडीयू और एनसीपी ने घटना पर क्षोभ जताया। इन राजनीतिक दलों ने भी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। बहुत सख्त कार्रवाई होना चाहिए और इस तरह के कांड पर जो है वो ऐसी कार्रवाई होना चाहिए कि आगे कोई आदमी हिम्मत और हौसला न हो, उनका हौसला तोड़ना चाहिए। सुना है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है, ये कैसे हुआ, अब आने दीजिए क्या कहता है राज्य सरकार। लेकिन इस तरीके की घटनाएं जो हुई वो अब दोबारा ना हो, और इस घटना के लिए कौन है जिम्मेदार, उनको कड़ी सजा मिले।
ये हमारी मांग हर समय रही है ऐसे इश्यूज पर, अब आज भी वही हमें। जिन्होंने भी किया है उनके खिलाफ बहुत सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और ये संदेश सारे विश्व में जाना चाहिए कि हमारे यहाँ महिलाएं टूरिस्ट भी हैं जो आती हैं, वो बिल्कुल महफूज हैं और उनको किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर अपनी जगह पर है और सरकारें जो है वो चौकन्ना है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो। इस किस्म की घटनाओं की बहुत कड़े शब्दों में निंदा करनी चाहिए। महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने पूरे मामले को लेकर सरकार पर कई सवाल उठाए। कार्यकर्ताओं का कहना है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कानून की व्यवस्था होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अतुल्य भारत पर चोट मारने वाली ये अकेली वारदात नहीं। ब्रेक के बाद आपको रूबरू करवाएंगे हाल ही में विदेशियों के साथ सामने आए अपराधों की एक रिपोर्ट से। क्या विश्वविद्यालय अपनी प्रासंगिकता खो रहे हैं? बेहतर इंसान गढ़ने और सामाजिक असमानता मिटाने में कितनी कामयाब हो रही है हमारी शिक्षा? शिक्षा वो है जो हमें संस्कारित करती है, शिक्षा वो है जो हमें मुक्त करती है, साविद्या या विमुक्तया। Education is not a panacea for all the ills and evils in any society. अगर यूनिवर्सिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कोई है और वो वाइस चांसलर है, तो एजुकेशन सिस्टम के लिए अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो पॉलिटिकल लीडरशिप है। मतभेद का भय अगर न हो तो फिर हम दोबारा वो विवेक जगा सकते हैं। हायर एजुकेशन इज अ पल्स ऑफ अ नेशन। देखिए सरोकार सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। मदुरई सुब्बालक्ष्मी कर्नाटक शैली की मशहूर संगीतकार, संयुक्त राष्ट्र संघ सभा में संगीत प्रस्तुति देने वाली पहली भारतीय, भारत रत्न से सम्मानित पहली महिला संगीतज्ञ, रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला। इसके अलावा वो पहली महिला रही जिन्हें संगीत कलानिधि के रूप में मिला कर्नाटक संगीत का सर्वोत्तम पुरस्कार। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और लता मंगेशकर को किया जाता है इनके प्रशंसकों में शुमार। इतिहास के पन्नों पर बिखरी कहानियां, व्यवहार इतिहास से पता नहीं चलता, व्यवहार उपन्यासों से और कहानियों से पता चलता है। इन कहानियों के अनोखे किरदार। वर्मा जी हर चीज के मास्टर, जितने बड़े वो शिकारी, उतने ही बड़े लेखक, उतने ही बड़े संगीतज्ञ, उतने ही बड़े पहलवान। किरदारों पर चलती है कलम धारदार। ऐतिहासिक उपन्यास में या तो इतिहास मर जाता है या उपन्यास, पर वर्मा जी के उपन्यासों में दोनों चीजें एकदम जीवंत मिलती हैं। देखिए विरासत में पहली बार वृंदावन लाल वर्मा का रचना संसार, सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। अमर्त्य सेन पहले भारतीय जिन्हें मिला अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल सम्मान। गरीबी और भूख जैसे विषयों पर सेन ने किया है उल्लेखनीय काम। लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र की उनकी अवधारणा ने दिलाई विश्वव्यापी पहचान। वर्ष 2010 में सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की टाइम मैगजीन की सूची में शामिल था उनका नाम। Wake up to a complete roundup of news from India and abroad. Politics, strategy, business, sports. Keen analysis to kickstart your day. Watch Breakfast News
weekdays at 8 a.m. on Rajya Sabha Television. विदेशियों के खिलाफ देश में बढ़ती वारदात गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है। सरकारी एजेंसी नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड्स ने पिछले साल की रिपोर्ट में पहली बार विदेशियों के खिलाफ हो रही वारदातों को शामिल किया। इसके मुताबिक 2014 में विदेशियों के साथ घटना के कुल 486 मामले सामने आए। पिछले 2 दशक में भारत की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। गांव शहरों में बदल रहे हैं तो शहर और आधुनिक होते जा रहे हैं। शायद यही वजह है कि भारत विदेशियों के लिए एक बड़ा केंद्र बन गया है। चाहे वो सैलानी हो, छात्र हो या फिर कारोबारी, दुनिया के अलग अलग मुल्कों से बड़ी तादाद में विदेशी भारत का रुख कर रहे हैं। दुनिया भर में भारत की एक अलग पहचान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अतुल्य भारत विज्ञापन में अतिथि देवो भव का नारा भी दिया। लेकिन भारत की छवि बेंगलुरु जैसी वारदातों की वजह से धूमिल हो जाती है। ये एक घटना नहीं है। आपराधिक आंकड़ों पर नजर रखने वाली एजेंसी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB ने पिछले साल एक रिपोर्ट जारी की। ये पहली दफा था कि इस रिपोर्ट में विदेशियों के साथ हो रही वारदातों का पूरा ब्यौरा दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में विदेशियों के खिलाफ कुल 486 घटनाएं सामने आई, जिनमें 260 मामले चोरी के थे। यौन शोषण के करीब 64 मामले सामने आए, जिसमें 39 छेड़खानी और 22 बलात्कार के थे। रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में 5 विदेशियों की हत्या हुई और 3 के अपहरण का आरोप लगा। NCRB के आंकड़ों में ये साफ किया गया कि पीड़ितों में सैलानी सबसे ज्यादा शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में 79% मामलों में सैलानी पीड़ित थे। कुल 486 में से 384 अपराध सैलानियों के खिलाफ हुए, जबकि 102 वारदातें उन विदेशियों के साथ हुई जो कारोबार के मकसद से भारत में आए थे। NCRB की 2015 की रिपोर्ट में बताया गया है कि 2014 में विदेशियों के खिलाफ जो वारदातें हुई, उनमें सबसे ज्यादा 164 दिल्ली में हुई। इस सूची में दूसरे नंबर पर गोवा था, जहां 73 मामले सामने आए। उत्तर प्रदेश में 66, महाराष्ट्र में 59 और राजस्थान में 36 मामले उजागर हुए। अगर विदेशियों से जुड़ी कुछ और वारदातों पर गौर करें तो 2012 में पंजाब के जालंधर में नशे में धुत युवकों ने एक बुरुंडी नागरिक को काफी पीटा था। गंभीर हालत में पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसका 3 महीने तक इलाज चला। मार्च 2013 में मध्य प्रदेश से एक स्विस महिला से गैंगरेप की खबर आई थी, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की थी। मार्च 2013 में ही आगरा में एक ब्रिटिश महिला होटल के कमरे की छत से कूद गई थी। उस महिला का आरोप था कि होटल के कर्मचारियों की छेड़छाड़ से बचने के लिए उसने ऐसा किया। जून 2013 में एक आयरिश महिला ने कोलकाता में बलात्कार का आरोप लगाया था। जून 2013 में ही कुल्लू में एक अमेरिकी महिला ने 3 ट्रक ड्राइवरों पर गैंगरेप का आरोप लगाया था। जनवरी 2014 में दिल्ली में एक दानिश महिला से लूटपाट, मारपीट और गैंगरेप का आरोप लगा था। सितंबर 2015 में धर्मशाला में एक अमेरिकी महिला ने गैंगरेप का आरोप लगाया था। नवंबर 2015 में 23 साल की एक रूसी महिला पर वाराणसी में तेजाब फेंका गया। ये किसी विदेशी के खिलाफ पहला मामला था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तंजानिया की लड़की से बदसलूकी के बाद नस्लवाद पर बहस भी तेज हो गई है। तंजानिया के उच्चायुक्त ने इसे नस्ल भेदी मामला करार दिया, तो वहीं भारत ने इससे साफ इनकार किया है। प्रशासन और विदेश मंत्रालय का कहना है कि यह भीड़ की उग्रता का नतीजा है। साथ ही सामाजिक कार्यकर्ताओं की तरफ से दोनों तरह की दलीलें सामने आ रही हैं। ऐसे में आइए देखते हैं नस्लवाद को लेकर भारत में क्या है नियम कायदे
और क्या है अंतर्राष्ट्रीय कानून? बेंगलुरु की घटना के बाद कई तरह के पक्ष सामने आ रहे हैं। कोई इसे नस्लीय घटना बता रहा है तो कोई रोड रेज की, लेकिन पूरे मामले ने नस्लवाद पर नई बहस छेड़ दी है। भारत आधिकारिक तौर पर जहां इन आरोपों को खारिज कर रहा है, तो वहीं तंजानिया इस घटना को लेकर बेहद चौकस नजर आ रहा है। महिला अधिकार कार्यकर्ता भी घटना को दो नजरों से देख रही हैं। आदरणीय होम मिनिस्टर ने ये बात कही है तो जाहिर सी बात है किसी तथ्य के आधार पर कही होगी, और अगर ऐसा कुछ निकल कर आता है तो मुझे लगता है हम सबके लिए खुशी की बात है। मगर फिर भी जो देखने वाली बात है वो ये है कि रोड रेज का एक इंसिडेंट जहां पर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है और उसके बाद किसी दूसरी गाड़ी पर अटैक होता है, क्योंकि उसमें भी किसी और कंट्री के लोग हैं, ये अपने आप में दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी मनस्थिति जरूर उन लोगों की थी जब अटैक किया गया उस लड़की के ऊपर, और उसके बाद जिस तरह से वो बस में चढ़ी और उसको चढ़ने नहीं दिया गया, वो क्या रीजन था, क्या वजह थी, इन सबको मुझे लगता है इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है और उसके बाद ही किसी कंक्लूजन पर आने की जरूरत है। Well, until we got to look at, I would say personally that those who were attacked were not part of the accident. It is actually some of the group. We cannot say that the entire mob, no one has a racism mentality. We cannot say. It could be a mixture. There could be those who did it because of the sentiment. There could be those who did it because they just don't like Africa. That is human. भारत का संविधान हर नागरिक को जाति, धर्म, नस्ल, स्थान और लिंग के आधार पर बराबरी का दर्जा देता है। यानी संवैधानिक तौर पर भारत में किसी भी भेदभाव के लिए जगह नहीं है। लेकिन हाल के वर्षों की कुछ घटनाओं के बाद भारत में नस्लवाद के खिलाफ कड़े कानून की मांग उठी। खासकर लाजपत नगर में निदो तानिया की हत्या के बाद गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आश्वासन दिया था कि आईपीसी में नस्लीय अपराधों के खिलाफ खास कानून बनाए जाएंगे। गृह मंत्रालय के मुताबिक ऐसे अपराधों के लिए 3 साल की सजा का प्रावधान किया जाएगा। हालांकि इस कानून को अब तक अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। हमारा तो संविधान कहता है कि सब बराबर हैं। कोई कास्ट, क्रीड, रिलीजन के तौर पे हम लोग इन इंसानों को, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो या औरत मर्द के बीच में कोई भेदभाव होना नहीं चाहिए। हमारा कानून तो ये कहता है, और हम कानून के हिसाब से तो कुछ हमारे यहाँ से एक इंटरनेशनल कन्वेंशन भी यही कहती है कि कोई रेसिज्म, कोई डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स नहीं होना चाहिए। तो हम तो इस चीज़ को मान के इस हिसाब से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे लोग इस हिसाब से चलेंगे। कानून तो बहुत सख्त है, कानून तो बहुत साफ स्पष्ट शब्दों में हमारे कानून कहता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नस्ल भेद के खिलाफ कई कानून और समझौते हुए हैं। 1948 में मानवाधिकार के वैश्विक घोषणा पत्र के अनुच्छेद 2 में ये माना गया कि नस्ल के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद 1965 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर तरह के नस्लीय भेदभाव के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया। 4 जनवरी 1969 से ये अस्तित्व में है। फिलहाल इस पर हस्ताक्षर करने वाली पार्टियों की संख्या 88 है, जिसमें भारत भी शामिल है। 1978 में यूनेस्को ने नस्ल और नस्लीय पूर्वाग्रहों पर घोषणा पत्र जारी किया। 1995 को संयुक्त राष्ट्र ने सहिष्णुता वर्ष के रूप में मनाया, जिसमें नस्लवाद के खिलाफ लड़ने की बात बुनियादी तौर पर दर्ज थी। 2004 में यूनेस्को ने शहरों का गुट बनाया जो नस्लवाद के खिलाफ मोर्चेबंदी में कारगर हो। इसके अलावा भी कई देशों ने इस मुद्दे पर अलग अलग कानून बनाए हैं, लेकिन आज भी कई देशों में ज्यादा कड़े और ठोस कानून की मांग उठ रही है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ आज के विशेष में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।